हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। उसमें हमने मीनिंग एंड जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो थ्योरी दी थी उसको हमने कवर करी थी। टू वॉच दिस वीडियो यू कैन रेफर टू द अबव लिंक। In this video we will complete the balance chapter. Let's start with the administrative principles as given by Henry Fayol. The first principle as given by Henry Fayol is division of work. जो भी वर्क है, चाहे वो टेक्निकल नेचर का है या फिर मैनेजरियल नेचर का है, उसको आप स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करोगे सो दैट जो इंडिविजुअल्स उस वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं दे लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। बार बार सेम वर्क को परफॉर्म करके वो उस वर्क में स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। उससे क्या होगा? डिविजन ऑफ वर्क से क्या होगा? रिसोर्सेज कम यूटिलाइज होंगी, वेस्टेज मिनिमाइज होगी एंड जो आउटपुट है वो ज़्यादा जनरेट होगा। सो डिविजन ऑफ वर्क लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट एंड डिक्रीज इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? जो सुपरवाइजर है ही हैज़ द राइट टू गिव ऑर्डर्स टू हिज सबॉर्डिनेट्स। जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको ऑर्डर देने का हक किसको है? राइट किसको है? सुपीरियर को। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी ऑब्लिगेशन है कि जो भी टास्क उनको सुपीरियर ने दिया है वो ऑन टाइम कंप्लीट करें। सो अथॉरिटी इज द राइट ऑफ अ सुपीरियर टू गिव ऑर्डर्स टू हिज सबॉर्डिनेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन्ड जॉब ऑन टाइम। There are basically two types of authority. First is official authority, जो एक पोजीशन जिस पोजीशन पे सुपीरियर होता है उससे जो अराइज होती है उसको हम कहते हैं ऑफिशियल अथॉरिटी। इट इज द अथॉरिटी टू कमांड। एंड नेक्स्ट इज पर्सनल अथॉरिटी। ये इंडिविजुअल मैनेजर की जो अथॉरिटी होती है दैट इज पर्सनल अथॉरिटी। देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़्यादा अथॉरिटी अगर ज़्यादा अथॉरिटी दे दी जाएगी सुपरवाइजर को तो उससे वो मिसयूज भी कर सकता है। सो देयर शुड बी ऑलवेज अ बैलेंस। उसको ना ज़्यादा अथॉरिटी दो और कम से कम इतनी अथॉरिटी दो कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी आउट कर सके। सो दिस प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स को फॉलो करना चाहिए। उनको ओबीडियंटली उनको वो रूल्स को फॉलो करना चाहिए सो दैट एक अच्छा कल्चर डेवलप हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डिसिप्लिन किन किन चीज़ों में रिक्वायर्ड है? डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स, दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। जो क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स जो डिसाइड होते हैं उनमें यू रिक्वायर डिसिप्लिन। एंड जो भी पेनल्टीज जो भी डिसाइड होती है दैट ऑल्सो रिक्वायर्स डिसिप्लिन। मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स डिसाइड कर रहे हैं उनको ऑबीडियंटली फॉलो करो। इसका एक एग्जाम्पल क्या है? मैनेजमेंट एंड वर्कर ने डिसाइड किया कि वो दोनों ओवर टाइम की जो वर्कर्स हैं वो ओवर टाइम वर्क करेंगे विदाउट द एडिशनल पेमेंट्स। इन रिटर्न मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया कि जब उनका मिशन अकम्प्लिश हो जाएगा तो दे विल इंक्रीज द वेजेस। सो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन उन्हें क्या करना है? जब मैनेजमेंट का मिशन पूरा हो जाए तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो मैनेजमेंट है वो अपना डिसिप्लिन कि उनके वेजेस को इंक्रीज कर दे, उसको वो ऑनर करे, अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करे। सो दिस इज द प्रिंसिपल डिसिप्लिन। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इन दोनों को साथ में समझते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है? एवरी एम्प्लॉय शैल रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर। हर एम्प्लॉय को सिर्फ एक सुपरवाइजर से ही ऑर्डर मिलना चाहिए सो दैट उससे कंफ्यूजन ना अराइज हो। अगर एक सबॉर्डिनेट को बहुत सारे सुपरवाइजर्स से ऑर्डर मिलेगा तो उससे क्या होगा? कंफ्यूजन अराइज होगा, अथॉरिटी सप्रेस हो जाएगी, एक जो डिसिप्लिन है वो हिल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्डर फुलफिल नहीं होगा एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन हो जाएगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो एम्प्लॉय है
ही शैल रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर। ड्यूअल अगर सबॉर्डिनेशन होगा, मतलब अगर वो दो लोगों से ऑर्डर्स को रिसीव करेगा सबॉर्डिनेट, तो उससे कंफ्यूजन अराइज होगा। दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल क्या कहता है? वन हेड वन प्लान, एक हेड का एक प्लान होना चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं। एक हो गया प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक हो गया आपका लेट अस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इन सब का इंडिविजुअली एक गोल होता है। सो इन सब वन हेड क्या हो गया? आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, इसका एक प्लान होना चाहिए। एक हेड क्या हो गया? और आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसका एक प्लान होना चाहिए कि हमें प्रोड्यूस ऑन टाइम करना है एंड अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। सो ऑल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। सेम है सबका एट लास्ट ऑब्जेक्टिव यही है। बट जब वो अपने हेड के अंडर वर्क कर रहे हैं, तो उनको अपने हेड का फुलफिल करना चाहिए गोल। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही फुलफिल होगा। ईच ग्रुप हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। इन दोनों यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कंपैरिजन करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? वन पर्सन शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस एंड वो उसी को ही रिपोर्ट करे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ऑल द एक्टिविटीज विद सेम ऑब्जेक्टिव शुड हैव वन प्लान, वन हेड एंड वन प्लान। पर्पस क्या होता है? इससे हम जो ड्यूअल कोऑर्डिनेशन है वो प्रिवेंट करते हैं। दो लोगों से आपको ऑर्डर्स ना मिले वो हम प्रिवेंट करते हैं। इसमें जो एक्टिविटीज हैं वो ओवरलैप ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। इसमें सिंगल एम्प्लॉय का पे फोकस होता है। एक एम्प्लॉय को एक ही से ऑर्डर मिलना चाहिए। इसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम देख के यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो करते हैं। इसमें रिलेशनशिप होता है बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। इसमें रिलेशनशिप होता है बिटवीन एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स एंड गोल्स। सो दिस वाज द कंपैरिजन बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। यू ऑल नो, जो इंडिविजुअल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपना एक इंडिविजुअल गोल लेके आते हैं जो कि वो फुलफिल करते हैं। अब जो जर्नल इंटरेस्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से ओनर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डायरेक्टर्स, कस्टमर्स, ये सब अफेक्ट होते हैं। तो अब एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के लिए हम इतने सारे लोगों के इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। सो एवरी टाइम देयर शुड बी अ सबॉर्डिनेशन, मीन्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कभी भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। एवरी टाइम जर्नल जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है दैट शुड बी गिवन अ प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन, जो भी एम्प्लॉयज की जो रेम्यूनरेशन है वो फेयर होनी चाहिए। इक्वल वर्क शुड डिजर्व इक्वल पे। द रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, सो दैट उससे क्या होगा, अगर आप जितना वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आप पे कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाई होंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन भी सेटिस्फाई होगी कि हमने एम्प्लॉयज़ को ठीक वेजेस या ठीक सैलरीज प्रोवाइड की हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के हैंड्स में कंसंट्रेटेड होती है, सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के हैंड्स में है, तो उसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? जब डिसीजन मेकिंग पावर आप नीचे के लेवल्स में बाइफिकेट कर देते हो, डिस्पर्स ऑफ कर देते हो, तो उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस क्यों अडॉप्ट करती हैं? सो दैट जो भी ऐसे डिसीजंस होते हैं विच रिक्वायर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं, वो टॉप मैनेजमेंट ढंग से ले सके। वो अपना जो रूटीन टास्क है वो अगर वो नीचे के लेवल्स को दे देगी, तो वो जिन कामों पे ज़्यादा
केयर चाहिए, ज़्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड है, उस पर वो फोकस कर पाएगी। सो डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, हमें कितना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है और कितना डेलीगेट करना है, कितना डिसेंट्रलाइज करना है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में डिसेंट्रलाइजेशन रिक्वायर्ड ज़्यादा है, बिकॉज जो टॉप मैनेजमेंट है वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं, अपने जो रेगुलर टास्क हैं वो मिडिल लेवल को डेलीगेट कर देते हैं। सो दिस इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक इज स्केलर चेन। हाईएस्ट रैंक इस एग्जाम्पल में क्या है? ए। जब ए को अगर कोई भी ऑर्डर पास करना है ई को, तो वो कैसे पास करेगा? ए बी को बताएगा, बी विल टेल टू सी, देन सी डी को, डी ई को। इन दिस मैनर द ऑर्डर विल फ्लो। फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। एग्जाम्पल, आपके जो प्रिंसिपल हैं, अगर उनको कोई ऑर्डर देना होता है तो वो डायरेक्टली आपको आके नहीं बोलते, वो आपके टीचर्स के थ्रू आपको बोलते हैं। सो एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है। इफ ई को कोई बात बतानी, अगर आपको कोई बात अपने प्रिंसिपल तक पहुंचानी है तो आप अपने टीचर को पहले बताते हो। सो ई विल फर्स्ट टेल टू डी, देन डी विल सी, बी, ए, एंड सो ऑन। In this example, A has two lines of authority. One is A to E and the other is A to O. अब sometimes क्या होता है? E has to communicate with B. E has to communicate with O. तो वो कैसे करेगा? E will first tell to D, then C, B, A, then A will tell to A, L, M, N, O. In this manner. अब कभी कभार क्या होते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो इमरजेंसी में लिए जाते हैं। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर E को कॉन्टैक्ट O को करना है तो वो डायरेक्टली कर सकता है, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? गैंग प्लान। गैंग प्लान में क्या होता है? जब डायरेक्टली ई ओ से कॉन्टैक्ट करता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये एक शॉर्टर रूट है, ये सिर्फ इमरजेंसी के केस में फॉलो करना चाहिए ताकि कोई डिले अराइज ना हो। सो दिस इज स्केलर चेन। नेक्स्ट इज ऑर्डर। People and material must be at suitable places at appropriate time for maximum efficiency. ज़्यादा efficiency derive करने के लिए लोग एंड जो भी मटेरियल जिस पे वो काम करेंगे वो सब एट प्रॉपर टाइम, एट अप्रोप्रिएट टाइम अपनी जगह पे होने चाहिए। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो टाइमली ऑफिस रीच करें एंड उनके पास मटेरियल उस टाइम पे अवेलेबल हो जिस पे वो प्रोड्यूस कर पाएँ। सो ऑर्डर, देयर शुड बी ऑर्डरलीनेस। नेक्स्ट इज इक्विटी। जो मैनेजर्स हैं उनका नेचर अथॉरिटेटिव ही नहीं होना चाहिए। दे शुड बी काइंड एंड जस्टिस टूवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़, सो दैट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो विद लॉयल्टी एंड वो कंप्लीट डिवोशन लगा के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। मैनेजर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ना करे। समटाइम्स क्या होता है, मैनेजर का कोई रिलेटिव भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो बायसनेस ना हो, मैनेजर बायसली बिहेव ना करे अपने रिलेटिव के साथ। एक इक्विटेबली विद जस्टिस एक मैनेजर बिहेव करे। सो दिस इज इक्विटी। फ्योल ने इसमें क्या कहा कि एवरी टाइम आप फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते वर्कर्स के ऊपर। सो जो लेजी पर्सोनल होते हैं उनको आप अकॉर्डिंगली डील करो, सो दैट उन एम्प्लॉयज़ को ये पता चल जाए कि एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ मैनेजमेंट। सो दिस इज इक्विटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। नाउ यू ऑल नो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को जब आप सेलेक्ट करते हो तो एक प्रोसीजर अडॉप्ट करते हो, आप उनको ट्रेन करते हो अपने हिसाब से। आप सबसे पहले सेलेक्ट करते हो साइंटिफिकली, देन उनको ट्रेन करते हो। तो अब आपने उनको ट्रेनिंग दे दी, सब कुछ कर लिया, तो उसके बाद आप निकाल रहे हो, तो इट इज़ नॉट फीजिबल। सो एम्प्लॉयज़ वंस सेलेक्टेड should be kept at their position for a minimum fixed tenure। एक मिनिमम टेन्योर, एक मिनिमम पीरियड के लिए आपको एक एम्प्लॉय को रखना चाहिए, सो दैट आपकी कॉस्ट भी कम लगे एंड जिस एम्प्लॉय को आप रख रहे हो उसको ये पता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, तो वो आप पे अडॉप्ट, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ अडॉप्ट कर लेती है अपने आप को। आप उसको थोड़ा रीजनेबल टाइम दो कि वो अपनी
अपने रिजल्ट्स, अपनी कैपेबिलिटीज़ को शोकेस कर सके। सो लेबर टर्नओवर को आप मिनिमाइज करो सो दैट ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी के साथ काम कर सके। स्टेबिलिटी क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज उससे क्या होगा, अगर आप एम्प्लॉयज़ को एक फिक्स्ड पीरियड के लिए रखोगे, स्टेबिलिटी मेंटेन करोगे, तो ट्रेनिंग कॉस्ट आपकी कम होगी, क्योंकि बार बार आप एम्प्लॉयज़ को जाने को कहोगे तो उससे कॉस्ट इंक्रीज होगी, और एम्प्लॉयज़ भी इनसिक्योर फील नहीं करेंगे कि हमें निकाल दिया जाएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा। सो देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या है, जो वर्कर्स हैं उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए काम के टुवर्ड्स, बट अपनी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी में रह के। वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स एंड इम्प्रूवमेंट। कैसे आप इनिशिएटिव ले सकते हो? ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, एक सजेशन बॉक्स मेंटेन करना चाहिए जिसमें कि जो भी एम्प्लॉयज़ है वो सजेशंस दें, एंड विद नेम वो अपने सजेशंस दें, एंड जिसका भी सजेशन अच्छा लगे तो उसको रिवॉर्ड भी दो, एंड उसको उसके वेजेस या जो भी सैलरीज है उसको इंक्रीज करो। सो इट मीन्स फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। इट मीन्स थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। लास्ट प्रिंसिपल इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका क्या मतलब है? यूनिटी इन स्ट्रेंथ। ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए टीम स्पिरिट की। ऑर्गेनाइजेशन एक टीम की तरह काम करे, इकट्ठे काम करे। देयर शुड बी हार्मनी, एग्रीमेंट ऑफ आइडियाज होने चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। आई शुड बी रिप्लेस्ड विद वी। सो दीज वर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने दिए थे। अब हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर के बीच में हम कंपैरिजन कर लेते हैं। हेनरी फ्योल वाज अ फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर एंड ही वाज अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। इनकी जो थ्योरीज है बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट को कंसर्न करके बनाई थी, एंड टेलर ने प्रोडक्शन लेवल, बेसिकली शॉप फ्लोर लेवल को देख के अपनी थ्योरी जनरेट करी थी। यूनिटी ऑफ कमांड इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, इसमें नहीं फॉलो होता। क्यों? बिकॉज ऑफ फंक्शनल फॉरमैनशिप जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जो एक फॉरमैन है उसको 8 लोगों से ऑर्डर्स मिलने चाहिए। सो 8 स्पेशलिस्ट से ऑर्डर्स मिलने चाहिए, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड वॉयलेट होता है। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ये स्पेशलाइज सिचुएशन के हिसाब से आपको मॉडिफाई करने पड़ते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से फॉर्म होते हैं। इनमें आप बार बार एक्सपेरिमेंटेशन करते हो। आपने एक्सपेरिमेंटेशन करके एक टेक्निक निकाली, आपने साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एक्सपेरिमेंटेशन करके निकाला, ऑब्जर्व करके निकाला। फोकस ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन इसका फोकस है, इसमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना इस फोकस। Fayol was a practitioner and he was a scientist. He is called as the father of principles of management, इसको father of principles of scientific management कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक इज, हमने नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं किया था, वो अब हम कवर कर लेते हैं। वी हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कैसा नेचर है? जो वी ऑल नो कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जो सर्टेन कंडीशंस में लगते हैं। सर्टेन कंडीशंस अगर प्रेजेंट होती हैं तो उस बेसिस पे जो आप जर्नल एंड ब्रॉड गाइडलाइंस प्रिपेयर करते हो, फ्रेम करते हो डिसीजन लेने के लिए, उनको हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो इनका नेचर कैसा है? ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, चाहे बिजनेस हो, चाहे और एनपीओ हो, चाहे लार्ज बिजनेस हो, स्मॉल हो, प्राइवेट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एवरी टाइप ऑफ बिजनेस में प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। नेक्स्ट, जर्नल गाइडलाइंस। सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती हैं गाइडलाइंस, आप उनको मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये प्रैक्टिस के थ्रू फॉर्म हुए हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, मैनेजर्स के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू फॉर्म किए गए हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इनको मॉडिफाई कर सकते हो। मैनली बिहेवियर, यू ऑल नो जो प्रिंसिपल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूमंस के साथ डील करती है, एंड ह्यूमंस के नेचर को प्रिडिक्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो कभी कभार प्रिंसिपल्स लग नहीं पाते। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क है, अगर आप डिवाइड कर दोगे तो एक ही वर्क को बार बार परफॉर्म करने से नो डाउट एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट बन जाएगा, बट वो फिर धीरे धीरे एरर्स कमिट करने लगेगा, उसका मन नहीं करेगा वो उसी काम को बार बार करने का, थोड़ा मोनोटोनियस हो जाएगा उसके लिए वो वर्क।
सो मैनली बिहेवियर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल्स के बीच में। कैसे? जब आप डिविजन ऑफ वर्क को अप्लाई करते हो तो डिविजन ऑफ वर्क इज अ कॉज, एंड जो उसकी वजह से जो एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है दैट इज द इफेक्ट। कंटिंजेंट, केयरफुली आपको अप्लाई करना होता है प्रिंसिपल्स को, डिपेंड होता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे। एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो डिपेंड करती है कि एम्प्लॉयर की क्या पेइंग कैपेसिटी है और एम्प्लॉयज़ ने कितना कंट्रीब्यूट करा है। सो दीज आर द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से क्या होगा, क्या इंपॉर्टेंस है? इससे मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी मिलेगा। जो मैनेजर्स हैं वो अपनी पास्ट मिस्टेक्स से कुछ सीखेंगे एंड नई सिचुएशंस को अच्छे से टैकल करेंगे, क्विकली प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे, अपने रूटीन टास्क को नीचे डेलीगेट करके स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, क्योंकि सारी चीज़ें साइंटिफिकली हो रही हैं, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हो रही हैं, गाइडलाइंस फ्रेम कर रखी हैं, तो मैक्सिमम बेनिफिट जनरेट होगा, मिनिमम कॉस्ट होगी, डिसीजन मेकिंग फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस होगी, साइंटिफिकली डिसीजंस बेस्ड है, लॉजिक पर बेस्ड है, फेथ के ऊपर नहीं है, मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप अपने प्रिंसिपल्स को फ्लेक्सिबल रखते हो। आप सोसाइटी को भी कुछ फर्दर पे बैक करते हो। इक्विटी जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ ये नहीं कहता कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो वैल्यू टू कस्टमर, कि आप कितनी कस्टमर को आप क्या वैल्यू देते हो। अगर पार्ले जी का बिस्किट का पैक अगर 10 रुपीज़ का है तो वो क्या उसको कस्टमर को उतनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो 10 रुपीज़ से। सो वैल्यू टू कस्टमर, केयर फॉर एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें भी आप देखते हो, प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हो। देन जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च के थ्रू बने हुए हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, IIM, MBA वगैरह, जो ये सब टीच करते हैं आपको। प्रिंसिपल्स के ऊपर रिसर्च की जाती है और आपको इन सबको समझाया जाता है। So these were the principles of management. So this was the end of this topic. To get the regular updates, you can subscribe to my channel and press the bell icon of my channel. Also, for the notes refer to in this video, you can check the link provided in the description box below. Thank you.